ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल या शहरियों की गफलत। शहरियों की जिंदगियां गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स के हाथ में है। शहर में 70% ड्राइवर गैर तरबियत याफ्ता निकले। शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 12 लाख के करीब है। 12 लाख में से सिर्फ 3 लाख ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मौजूद है। 9 लाख ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस गाड़ियां दौड़ाने में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं अरबों के चालान, लेकिन नतीजा सिफर है। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल या शहरियों की गफलत। शहरियों की जिंदगियां गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स के हाथ में है। शहर में 70% ड्राइवर गैर तरबियत याफ्ता निकले हैं, जबकि शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 12 लाख के करीब है। 12 लाख में से सिर्फ 3 लाख ड्राइवर्स के पास अभी तक लाइसेंस मौजूद है, जबकि 9 लाख ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस के गाड़ियां दौड़ाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अरबों के चालान के बावजूद नतीजा सिफर है। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल या फिर शहरियों की गफलत। शहरियों की जिंदगियां गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स के हाथ में। मुल्तान शहर में 70% ड्राइवर्स गैर तरबियत याफ्ता निकले, जबकि शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 12 लाख है और 12 लाख में से 3 लाख ड्राइवर्स के पास ही लाइसेंस मौजूद है। लाइसेंस किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर दिखाई दिया जा रहा है। गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ में सड़क है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुल्तान शहर में बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक वार्डन कहते हैं कि मोटरसाइकिल और कार सवारों के लाइसेंस चेक किए जाते हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के चालान किए जाते हैं। आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुल्तान शहर में बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक वार्डन कहते हैं कि मोटरसाइकिल और कार सवारों के लाइसेंस चेक किए जाते हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के चालान किए जाते हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे यासिर मजीद। यासिर, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ट्रैफिक पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्तान शहर में चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर तकरीबन 70% वो गैर तरबियत याफ्ता है। उन्होंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए हैं। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्तान शहर में अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए हैं, जबकि यहाँ पर जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनकी तादाद 12 से 13 लाख के दरमियान में है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुल्तान में जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं, जबकि गुज़िश्ता 6 माह में ट्रैफिक पुलिस की कैंपेन के बावजूद सिर्फ 10,000 के करीब जो शहरी हैं उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं। इस टाइम जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। CTO मुल्तान ने इस हवाले से अहकाम जारी किए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते उनके चालान किए जाए। उनको सड़क के ऊपर किसी किस्म की गाड़ी जो है वो चलाने की इजाज़त ना दी जाए। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे सब हमें बताइएगा, मोस्टली लोग जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते हैं। जिस तरह हमें बताया गया है कि तकरीबन 30% लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ियों के बाहर निकलते हैं, बाकी लोग नहीं बुलाते। और आपकी कैंपेन भी इस हवाले से चल रही है। क्या कैंपेन चल रही है और लोगों के साथ आप चालान कर रहे हैं, FIR भी होती है इस हवाले से? जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं मोटरसाइकिल सवार के या कार वाले हैं, तो पहले हम उनसे कागजात पूछते हैं, फिर उनसे ड्राइविंग लाइसेंस का पूछते हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, मोटरसाइकिल सवार है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं डेली बेसिस पे हम ना। जो कार वाले हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारी कोशिश है कि हर बंदे के पास जो मोटरसाइकिल चलाए या कार चलाए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हर सूरत में होना चाहिए। अच्छा, इतनी कैंपेन आप चला रहे हैं, उसके बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इस तरफ नहीं आ रही और लापरवाही का मुजाहरा करिए कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे, इसकी वजह कोई समझ आई है? सिटी ट्रैफिक पुलिस अब हमारा एक जो मेन हेडक्वार्टर है वो कचहरी है, उसके अलावा 3-4 खिदमत मरकज भी बन गए हैं। अब तो लोगों को चाहिए आसान तरीका है, 1 विंडो ऑपरेशन हो रहा है, जाएं ID कार्ड दें, अपना लर्नर बनवाएं, 42 दिन बाद अपना लाइसेंस बनवाएं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का, बिल्कुल आसान तरीका है। लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, चलाने भी कर रहे हैं। तो बाकी कैसे साहब, इस तमाम तर प्रोसेस के बावजूद, आसान तरीन प्रोसेस आपने कर दिया है, एजुकेट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों की एक लापरवाही नजर आ रही है हमें। जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हम जो है FIR भी दे रहे हैं। जो अंडर 18 है, कम उम्र बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पास भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मौजूद नहीं है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया, हालांकि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, हर शहरी की जिम्मेदारी है। कुछ लापरवाहियों से हम नहीं बना सके, इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे।
जी देख रहे हैं यहाँ पे जो शहरी मौजूद है वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी अपनी लापरवाही है, ट्रैफिक पुलिस जो है उनको एजुकेट भी कर रही है, चालान भी किए जा रहे हैं, जबकि ऐसी एफआईआर भी दर्ज की गई हैं जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लोग बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और कार वाले लोग हैं, अमूमन कम उम्र बच्चे भी इस शहर की सड़कों पर नजर आते हैं जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने बयान का आगाज एक मरतबा फिर किया है। लाइसेंस न होने की सूरत में चालान किए जाते हैं। यासिर मजीद अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताया मुल्तान शहर में 70% ड्राइवर्स गैर तरबियत याफ्ता निकले। शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 12 लाख है, जबकि 3 लाख शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए रखे हैं। सीटीओ जलील इमरान गजली कहते हैं कि 9 लाख ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस सड़कों पर सफर करते हैं। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे सरदार अली। सरदार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल मुल्तान शहर में 70% से ज्यादा जो ड्राइवर हैं वो गैर तरबियत याफ्ता निकले हैं, जिसकी बिना पर जो ट्रैफिक हादसात हैं उनकी तादाद में जो है वो रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलदाई साहब। सर, बड़ी तादाद में जो है वो ड्राइवर्स हजरात जो हैं वो गैर तरबियत याफ्ता निकले हैं और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो शहर में गाड़ियां भी देखने में आ रही हैं, तो क्या वजह समझते हैं कि हादसात की रोकथाम के हवाले से, इनके लाइसेंस को रोकने के हवाले से क्या तरजीहात या किन इकदाम को आप उठाने जा रहे हैं? और 2021 में जो है सर कितने जो ड्राइवर्स हैं उनके जो है लाइसेंस जो है वो बनाए गए हैं? हजारों गाड़ियां, जिनमें मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक बसेस तक, ट्रैक्टर ट्रक वगैरह तक, हजारों गाड़ियां हर महीने रजिस्टर्ड हो रही और वो इसी शहर में आपके सामने इजाफे का बायस बन रही है। सड़कें वही हैं, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग लाइसेंस की तरफ नहीं आते। गाड़ियां चला रहे हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दी हुई हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना हेलमेट पहनवाते हैं, ना लाइसेंस की तरफ तवज्जो करते हैं। आपको मैं बताऊं, तकरीबन 13.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं मुल्तान के अंदर, और इस वक्त जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो 3 से 3.25 लाख लाइसेंस होल्डर्स हैं। जहाँ तक हमारे टेस्टिंग का ताल्लुक है, हमने बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया है। जी बिल्कुल, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाएं। इमरान गिलदाई का मजीद ये भी कहना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की हिदायत की जा रही है। सरदार अली, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे 1947 के अहम रिकॉर्ड को रद्दी में फरोख्त कर दिया गया है। कीमती कागजात को 10 रुपए किलो में फरोख्त किया गया है। जी हाँ, आपको बताएं 1947 के अहम तरीन रिकॉर्ड को रद्दी की नजर कर दिया गया है। कीमती कागजात की कीमत 10 रुपए फी किलो के हिसाब से लगाई गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अनहार में इस वक्त देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनकी छांट करके अच्छे तरीके से उनको जो है वो रद्दी जो है उनकी निकाली जा रही है, और रद्दी के लिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इन तमाम चीजों को जमा कर रहे हैं, और ये बेची भी जा रही है रद्दी। और कितने में बिकती है बेटा, ये कितने में बिकती है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो बिकती है। अब ये सारी रद्दी आप बेच देंगे? मेरी नहीं है, की है। अच्छा, आप सारी रद्दी बेच देंगे। बेच देंगे? कितने रुपए किलो? 10 रुपए किलो। 10 रुपए। इसमें कोई अहम कागजात ना हो? नहीं है। नहीं है? आप ये सारा साफ सुथरा है? साफ सुथरा। अच्छा जी, अब आपको एक और इसमें अहम बात बताएं कि इस वक्त रद्दी में अगर देखा जाए तो ये एक मैंने कागज उठाया है और इसका मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये किसी की मलकियत को जाहिर करता है, यानी कि पटवारी का जो मलकियतनामा होता है ये वो है। इसमें तमाम तर जो कागजात हैं वो 1994 के, 92 के इस तरह के कागजात जो है वो दिखाए गए हैं, और ये तमाम कागजात जो है ये रद्दी में शुमार किया जा रहा है। इनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त ये देखें कि इनके बिल्कुल ओरिजिनल जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी इस रद्दी में डाले जा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यही रद्दी जो है जब बेची जाएगी तो कोई भी इनमें से कोई खास डॉक्यूमेंट्स निकाल लेगा तो उसमें एडिट करके वो अदालत भी जा सकता है, वो मालिक को भी परेशान कर सकता है। यानी कि सरकारी इदारों में जो हम दरख्वास्त के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें महफूज नहीं है। इस वक्त बच्चों की खासी तादाद, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये तमाम बोटल्स और ये तमाम रद्दी जो है वो जमा कर रही है, और इसको जाके वो 7 रुपए या 10 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त भी करेंगे। इस वक्त जो है जो इंचार्ज है यहाँ के, हम उनसे जानेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इंचार्ज से बात करेंगे। ये रद्दी जो दी जा रही है, भाई आप बताइएगा, ये रद्दी दी जा रही है, इसमें कुछ खास कागजात हमने देखे हैं, वो क्या है? नहीं, चले आप जो भी हैं आप यहाँ रद्दी तो आपने मतलब उसको दी है ना बच्चों को, वो क्या है?
ये रद्दी को खास कागजात तो नहीं है? नहीं नहीं, ये कागजात नहीं है, जो मिसल फारिग हो जाती है ना, दफ्तर दाखिल हो जाते हैं, वो है। तो फिर तमाम सरकारी इदारों में जो मिसल फारिग हो जाती है उसका यही तरीका होता है, उसे रद्दी में डाल देते हैं? नहीं, ये तो काफी पुरानी होती है ना, ये 1947 की हैं। 1947 की वो तमाम चीजें जाया हो गई हैं मतलब अब? ये ज़ाया नहीं होती, ये इस तरह होते हैं, जो मिसल चलती है ना आगे, ये फिर ज़ाया हो जाते हैं पीछे जाया हो जाती है। हाँ। अच्छा, फिर वो उनका 1947 का, मेरी बात सुनो, उनका अमल था ना, 1947 का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यानी कि तमाम इदारों में ऐसा होता है? ये तो मुझे पता नहीं है तमाम इदारों का, हमारे लेकिन महकमे अनार में ऐसा होता है? हाँ, महकमे अनार में 1947 का रिकॉर्ड जी, वो बनाकर जो है वो फरोख्त किया गया जरूरी है। कागजात को रद्दी की नजर कर दिया गया है। इमरान अकबर इस हवाले से अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया। और भी आपको बताएं, बिलाखिर दुल्हन मान गई। दुल्हा मियां खुशी से निहाल, 24 घंटे बाद रुखसती हो गई। गुज़श्ता रात बारात पहुंचने पर दुल्हन ने रुखसती से इनकार कर दिया था। दुल्हन रुखसती पर रजामंद ना होने पर दुल्हा को वापस लौटना पड़ा था। लेकिन आज दुल्हे की दुआएं रंग ले आई हैं। दुल्हन रुखसती के लिए राजी हो गई। दुल्हा दुल्हन को लेकर घर रवाना हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिलाखिर दुल्हन मान गए। दुल्हा मियां खुशी से निहाल, 24 घंटे बाद रुखसती हो गई। गुज़श्ता रोज बारात पहुंचने पर दुल्हन ने रुखसती से इनकार कर दिया था। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा उमर फारूक से, जो इस वक्त खुशकिस्मत दूल्हे माजिद हुसैन के साथ मौजूद हैं। कहिएगा उमर, माजिद के क्या तासुरात हैं? उनकी बेगम बिलाखिर साथ जाने के लिए मान गई। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका अड्डा बशीर कोट में, जहाँ पर दूल्हा माजिद मेरे साथ मौजूद है। दूल्हा जो कि कल बारात लेकर चौक सरवर शहीद दुल्हनिया के पास गया था, लेकिन आखिरकार जो है 22 घंटे की मुशक्क़त के बाद जो है दुल्हनिया को जो वो अपने घर ले जाने में कामयाब हो गया। दूल्हा की जानब से बारातियों समेत जो उनके घर के सामने जो है वो डेरे जमा लिए गए थे, लेकिन जो लड़की के वालिदैन की जानब से रुखसती से जो है वो इनकार कर दिया गया था। लेकिन जब वालिदैन का उनका जो मौक़िफ़ सामने आया कि जो दूल्हे की 3 उंगलियां कट चुकी थी, जिसके बायस जो है हमने रुखसती से जो है वो इनकार किया था। लेकिन जो उनके घर वालों को जानब से यही कहा जा रहा है कि दूल्हे के घर वालों की जानब से हमें जो हाथ कटा हुआ था इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जो है रोही पर जब खबर चली तो इलाके मोअज़्ज़िज़ीन की जानब से जो है फैसला किया गया, पंचायती फैसला किया गया। फैसले के बाद जो है जो कुछ शर्तें शराइतें रखने के बाद जो है लड़की को रुखसत कर दिया गया है। मेरे साथ दूल्हा मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइए, क्या जज्बात हैं आपके आज? जी मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह उन्होंने 4 बजे मेरे साथ रुखसती की है उनकी बेटी की, जो कल हमने उधर धरना उनके घर के सामने लगाया था। उन इलाके वालों का बहुत शुक्रिया है। अच्छा, कल आपने उधर धरना दिया हुआ था? जी कल उधर हमने धरना दिया था, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ उस दुल्हन को रुखसती की है। दूल्हा के जो हैं वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि कल जो है आप उनके घर गए, लेकिन आपने धरना दिया हुआ था, लेकिन फिर रुखसती कैसे हुई? ये जो इलाके वालों की मेहरबानी है, जो ना साड़ी मेहनत लेना साढ़े नाल उनकी रुखसती कर देती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनके वालिद और दुल्हा की बात सुनी कि उनकी जानब से यही कहा जा रहा है, वो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है इनके घर में मिठाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। बेजा लोड शेडिंग से इंडस्ट्री का पहिया बैठ चुका, जबकि रहीम यार खान और कोटचूटा में लोड शेडिंग जारी है। शहर में 5 घंटे जबकि देहातों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग है। बढ़ती लोड शेडिंग से दुकानदार और ताजिर परेशान है। जी हां, आपको बताएं, रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन फिर से बेकाबू हो चुका है। बेजा लोड शेडिंग से इंडस्ट्री का पहिया बैठ चुका है। रहीम यार खान और कोटचट्टा में लोड शेडिंग जारी है। शहर में 5 जबकि देहातों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। कोटचट्टा की सूरत हाल आपको बताएंगे, यहाँ पर 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नौतक महमीद में मौजूद हूँ। मैपको सब डिवीज़न कोटचुट्टा का ये इलाका है। ठट्टा फीडर से यहाँ पर 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी और शदीद हबस से शहरी यहाँ पर अजियत में मुब्तला हैं। यहाँ पर शहरी सरापा एहतजाज है मैपको हुकाम के खिलाफ। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी लोड शेडिंग यहाँ पर की जा रही है और आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही है? इधर जो है ना, लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं है उनका। सुबह तकरीबन कोई 9 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक जाती है, फिर शाम को मतलब दरमियान में भी कट जाती है, और उसके अलावा शाम को फिर 5 बजे से लेके तो 9:30-10 बजे तक। मैक्सिमम बताइएगा कितने घंटे की? तकरीबन 12 घंटे, तकरीबन 12 से 13 घंटे। और ये बिल्कुल ये अपनी लैंड लॉसेस पूरी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।
تو آپ بجلی کے بل خود دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کاروبار وغیرہ یہ سارا کچھ ٹھپ ہے. اس کے ساتھ جو علاقے ہیں مطلب بستی دوسا ہو گیا, نوتک محمید ہو گیا, اس کے بعد مانا ہمدانی ہو گیا, بستی بوٹان ہے, نوتک محمید شہر ہے, تو یہ سارے علاقے ڈسٹرب ہیں اس ٹائم. ٹھٹھا جی بالکل, ٹھٹھا فیڈر سے یہاں پر ایک بڑی آبادی بجلی کی بندش کے باعث شدید متاثر ہے. ایک اور بزرگ شہری ہمارے ساتھ یہاں جی پر ٹھیک ہے موجود رانا, آپ کا ہے. شکریہ. کوٹ چھٹا کی صورتحال آپ نے جانی. رخ کریں گے رحیم یار خان کا, جہاں پر بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ نے چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم, کہیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ رحیم خان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے. انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے, گھریلو صارفین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین عثمان محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان محمود صاحب, لوڈ شیڈنگ کا جن رحیم خان میں بے قابو ہو چکا ہے, گھریلو صارفین تو اس سے متاثر ہیں ہی ہیں, انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے, کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے کہ عاصم بھائی, میں نے ایک پہلے انٹرویو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کرائی تھی رحیم خان کی جو میپکو کی جو انتظامیہ ہے, ان کو وابڈا کی انتظامیہ کو, کہ رحیم خان میں ایک انڈسٹری جو ہے وہ بڑے ہائی لیول پہ ہے, اور یہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی بحران کا شکار ہے کووڈ کی وجہ سے. اور جو آپ کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, جس میں آپ کوئی شیڈول نہیں دیتے, اس سے پہلے آپ اسکیجول دیتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا, تو وہ اس حساب سے اپنی جو پلاننگ ہے اس کے حساب سے کر لیتے تھے. مگر اب آپ کا جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بغیر کسی بتائے اور انٹیمیشن کے بغیر لائٹ آپ کی جو ہے بند ہو جاتی ہے. اور جو گھریلو صارفین ہیں وہ تو شدید پریشان ہے. رات کو لائٹ جاتی ہے 2 بجے اور صبح 8 بجے لائٹ آتی ہے. اور میرا جو یہاں کی وابڈا انتظامیہ اور یہاں کے جو ضلع انتظامیہ اور ایم پی ایم این اے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس میٹر کو فوراً دیکھیں. اور کیونکہ گرمی کے دن ہے اور جو گھریلو صارفین ہیں وہاں بچے پریشان تنگ ہوتے ہیں, اور جو انڈسٹری ہے آپ کی وہ پہلے بحران کا شکار ہے, اس کو مزید آپ بحران میں نہ دھکیلیں. اور اس وابڈا کے جو معاملہ ہے, جو بجلی کا معاملہ ہے, اس کو جلد جو ہے وہ سالو کروائیں, تاکہ نہ ہمارے گھریلو صارفین جو ہے لوگ پریشان ہوں اور نہ ہی ہماری انڈسٹری. اور جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے, جو دکاندار تاجر ہے, وہ بہت پریشان ہے کہ صبح لائٹ جاتی ہے اور شام کو آتی ہے, وہی اس کا کمانے کا ٹائم ہے, وہی اس کا روزی کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ بجلی بند کی وجہ سے نہ اپنا کام کر پاتا ہے اور نہ اپنا جو دیہڑی ہے وہ لگا پاتا ہے. بالکل, چھوٹا تاجر بھی اس سے پریشان ہے, انڈسٹری جو صنعت کار ہے وہ بھی اس سے پریشان ہے, کیونکہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہے. بہت شکریہ عاصم صدیق, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان سے آپ کو خبر دیں, ریونیو اہداف نہ پورے کرنے پر میپکو میں اکاڑ پھیچاڑ. میپکو نے مختلف سرکلز کے سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کا تبادلہ اور قلمدان تبدیل کر دی ہے. محمد سرور ایس سی آپریشنز میپکو سرکل بہاولپور تعینات. ایس سی آپریشنز عبدالکریم جمالی مینیجر MNT1 میپکو تعینات کیے گئے ہیں. مینیجر MNT1 میپکو محمد انور کا ساہیوال تبادلہ کر دیا گیا ہے. جی ہاں, بڑے تبادلے کیے جا رہے ہیں. ملتان میں ریونیو اہداف نہ پورا کرنے پر میپکو میں اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے. میپکو نے مختلف سرکلز کے سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کا تبادلہ کر دیا اور قلمدان تبدیل کر دیے گئے. محمد سرور ایس سی آپریشنز میپکو سرکل بہاولپور تعینات کر دیے گئے, جبکہ ایسی آپریشن عبدالکریم جمالی مینیجر MNT1 میپکو تعینات اور مینیجر MNT1 میپکو محمد انور کا ساہیوال تبادلہ کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملتان میں ریونیو اہداف نہ پورا کرنے پر میپکو میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری. میپکو نے مختلف سرکل سے سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کا تبادلہ اور قلمدان تبدیل کر دیا. لیا میں بنیادی ہیلتھ مراکز کے سیکیورٹی گارڈز کو 8 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی ہے. تنخواہیں نہ ملنے پر سیکیورٹی گارڈز کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ معمولی تنخواہ ہے وہ بھی نہیں مل سکی ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد سرفراز. زاہد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, مختلف سرکاری ہسپتالوں میں تعینات پرائیویٹ جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ اس وقت اپنی 8 مہینے سے تنخواہ نہ ملنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر احتجاج کریں. ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کو گزشتہ 8 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, جس کی وجہ سے ان کے گھر کے چولہے جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مختلف جو مسائل ہیں, بچوں کی تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان مظاہرین سے بات کرتے ہیں. بھیا نسے سو کریں تنخواہ نہیں ملی اور کیا مسائل پتہ چلے؟ 8 مہینے ہو گئے ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے. ہم جب بھی فون کرتے ہیں بس مل جائے گی. کبھی کہتے ہیں فنڈ نہیں ملا, کبھی کہتے ہیں میں بس یہ نہیں, کبھی چیک سائن نہیں ہوا, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کب ملے گی, مہینے کے بعد ملے گی, 2 کے بعد ملے گی نہیں ملے, کوئی پتہ نہیں. بس کوئی ہمارا صحیح قسم نہیں ہے. ہم مسائل کے ہمارے بچوں کے مسائل ہیں, ٹیوشن کے مسائل ہیں, بچوں کا راشن کا ہر مسائل ہے, میڈیکل مسائل ہیں, ہر دنیا کے جو بھی ہیں چیزیں ہیں ضرورت زندگی کے لیے ہمیں چاہیے. 8 مہینے ہو گئے ہماری تنخواہ ہماری ہے. جی بالکل, 8 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی اور یہ پریشانی کا شکار ہیں. بھائی تو سر ایسے کیا پریشانی ہے؟ بھائی جی یہ ہمیں 8 مہینے ہو گئے تنخواہیں وغیرہ نہیں دے رہے. ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے, ہم نے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, دودھ والے کے پیسے ہیں, کرانے والے. اب تو ہم باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں.
आए दिन हमें यही धमकी दी जा रही है, उल्टा हमें कह रहे हैं कि अब आप छोड़ के जानिए, छोड़ के चले जाएं, हमारा कसूर बता दें। हम हर दफ्तर में जा रहे हैं, अब दूसरी दफ़ा डीसीओ साहब के पास आए खड़े हैं। हमारी रिक्वेस्ट है डीसीओ साहब से कि हमारे मसले पर हल किया जाए, हमारी बात सुनी जाए। हम बहुत मजबूर हैं, हम लाचार हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि उनको फौरन नतीजा जाहिर सरफराज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। फिर आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुल्तान में डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान का पहला अमेज़न सेंटर मुल्तान में काम कर दिया गया। अमेज़न की सर्विसेज के लिए जीपीओ मुल्तान में ऑफिस भी बनाया गया है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे सुहेब गुरमानी। सुहेब, अपडेट कीजिएगा। जी, अमेज़न सेंटर मुल्तान में अमेज़न सेंटर पहली दफ़ा जो है खोल दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में पहला अमेज़न सेंटर कायम किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीनन बड़ी खुशी की खबर है ताजरों के लिए और ख़ास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता लोगों के लिए, जो इस पेशे से मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। वो तिजारत कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के अमेज़न से डायरेक्ट पूरी दुनिया में जो है अपने कारोबार कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जिससे बरामदात में इजाफा होगा और हुकूमती खसारे में कमी होगी और ख़जाने जो हैं वो भी भर जाएंगे। हुकूमत को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जीपीओ ऑफिस में जो है इसके लिए जगह बनाई गई थी। ईद उल अज़हा से पहले इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि अभी तक ये फ़ाल नहीं किया गया क्योंकि इसके लेटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। बाकी हिदायत पर अमल किया गया, हिदायत दी गई हैं यहाँ के अमले को, स्टाफ को, जीपीओ को स्टाफ को भी बुलाया गया है और अमेज़न के ऑफिशियल्स को भी बुला के यहाँ पे उन्हें हिदायत दी गई हैं और पूरी हिदायत पे अमल करते हुए वो काम स्टार्ट कर देंगे, वर्किंग बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे जूँ ही गवर्नमेंट से लेटर मौसूल होगा। ठीक है सुहेब गुरमानी, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपको बताया मजदूर सहित मिठाई तैयार करने वालों और बेकरियों के खिलाफ कार्रवाई। मिठाई तैयार करने में खुले एक्सपायर्ड ड्रिंक के इस्तेमाल, स्वीट कन्फेक्शनरी यूनिट के 15,000 जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है, जबकि प्रोडक्शन एरिया में छिपकलियां लेबलिंग न करने पर जुर्माना किया गया है। गंदगी और सिगरेट नोशी पर बेकरी प्रोडक्शन यूनिट 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि रहीम यार खान खुराक की स्टोरेज के लिए आलूदा बर्तनों का इस्तेमाल भी किया गया है। स्वीट्स एंड बेकर्स को 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुज़र सेहत मिठाई तैयार करने वालों और बेकरियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मिठाई की तैयारी में खुले एक्सपायर्ड ड्रिंक इस्तेमाल किए गए, जबकि स्वीट कन्फेक्शनरी यूनिट को 15,000 जुर्माना आयद किया गया है, ऐसा कहना है डीजी फूड अथॉरिटी का। उन्होंने मजीद बताया कि प्रोडक्शन एरिया में छिपकलियां लेबलिंग न करने पर जुर्माना भी किया गया। नासिर, मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से यूनिवर्सिटी वेटरनरी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे रियाज अली, अपडेट कीजिएगा। चूँकि आज जनूबी पंजाब और मुल्तान जो कि एक खास अहमियत का हामिल है, उसके बासी के लिए सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की जानिब से जो यूनिवर्सिटी का वेटनरी हॉस्पिटल है उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वेटनरी हॉस्पिटल से न सिर्फ जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा, वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि इस खित्ते के और जो गिरदोनवा के जो काश्तकार, जो किसान है, जो फार्मर्स है, जिनके जानवरों को मुख्तलिफ न सिर्फ जानवर, जिसमें न सिर्फ डेयरी जानवर बल्कि जो पेट्स वगैरह हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी ज़राए से कि जलालपुर पीर वालों में भी इस तरह की डिस्पेंसरी कायम की जाएगी। इस अस्पताल से मजीद क्या क्या फ़ायदे होंगे और इस मौजूदा सूरत हाल में इसकी क्या अहमियत है, तफसीलात जानते हैं। वॉइस ऑफिसर साहब मुझसे मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस वेटनरी हॉस्पिटल की क्या अहमियत है? और हमारे पास जो प्रोग्राम चलते हैं वो एग्रीकल्चर के भी हैं, एनिमल साइंसेस के भी हैं, पोल्ट्री के भी हैं, फिशरीज के हैं, वाइल्ड लाइफ के हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के हैं, फूड टेक्नोलॉजी के हैं। तो उसमें ये जो अस्पताल है ना, ये एक एडिशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे हमारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग बहुत बेहतर होगी। द फर्स्ट पर्पज इज कि जो हमारे ग्रेजुएट ट्रेंड हों वो हैंड्स ऑन हो, उनको काम जो है अपनी डिजीज डायग्नोस्टिक्स और उसकी ट्रीटमेंट का पता हो और फिर वो सर्विसेज लोगों को दे सकें। दूसरा अहम पहलू ये है कि जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसको हेल्थ सर्विसेज जो है एनिमल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये एक जगह हमने अस्पताल जो बनाया, इसकी जो सर्विसेज शुरू की हैं, तो ये लोगों को फैसिलिटेट करेंगी यहाँ की। इसके साथ हमने यहाँ से और जलालपुर तक अब हम एक चलाने लगे हैं मोबाइल डिस्पेंसरी टाइप मोबाइल हॉस्पिटल, जो यहाँ से ट्रैवल करेगी। अहम बात यह है कि जो वेटनरी हॉस्पिटल है इसके जो सीधा फवायद है वो ये कि सबसे पहले ठीक है। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मियावाली में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने नवीद सुना दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिर्जा से।
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی 70 سال کی جو محرومی ہے میاں والی کی وہ خاتمے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اربوں روپے کے پروجیکٹ، ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں میاں والی میں جاری بھی ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ ختم بھی ہو چکے ہیں، لیکن میاں والی کی شہریوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پی ایم پیکج 2 کی جو ہے وہ بھی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے۔ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون کون سی ترقیاتی اسکیمیں ہوں گی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین قیامہ کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان صاحب۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کی کاوشوں سے میاں والی کی جو محرومی ہے کافی حد تک جو ہیں ختم ہوئی ہیں، اور پی ایم پیکج 2 کیا ہے اور اس میں سر کون کون سی اسکیمیں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اختر مجاز آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میاں والی کے لیے جناب عمران خان صاحب نے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، روڈ سیکٹر میں میگا پروجیکٹس دیے ہیں۔ الحمدللہ آج میاں والی یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اسی طرح مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ روڈ سیکٹر میں آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بین الاضلاعی جو سڑکیں ہیں وہ ان کی بھی تعمیر، جیسے میاں والی سرگودا روڈ ہے یا ابھی انشاءاللہ تعالی شکر درہ اور بین صوبائی ہے، وہ بھی بننے جا رہی۔ اسی طرح چھوٹے جو ہمارے لنکس ہیں بٹوین ڈسٹرکٹس کے اندر، ان کی بھی تعمیر عیسیٰ خیل سے پپلاں تک الحمدللہ وہ ہر ایک جگہ پہ ہر یونین کونسل میں بلا تفریق جاری ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ میاں والی شہر کے لیے، چونکہ میاں والی شہر ایک بڑا شہر ہے، اس کے لیے بھی ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ اختر مجاز آپ کا شکریہ۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے خواتین کو گھر بیٹھے روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مزید بات کریں گے سہیرہ طارق کا۔ سہیرہ کہیے گا۔ جی بالکل، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گھر بیٹھ کر روزگار کمانے والی جو خواتین ہیں ان کی بہتری کی جانب ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اور سوشل ویلفیئر بیت المال کی جانب سے فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ جو خواتین گھر بیٹھ کر کمانا چاہتی ہیں، جو ہنر مند ہیں، ان کو مفت سلائی مشینیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، وہ تقسیم کی جائیں گی سلائی مشینیں۔ سوشل ویلفیئر سے جو رجسٹرڈ NGOز ہیں ان کو 25 سے 30 ہزار روپے مالیت کی 50 سے زائد سلائی مشینیں فراہم کی جائیں گی، جس میں خواتین کو جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے گا، ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے ہنر مندی کا وہ حاصل کیا جائے گا، اور پھر سکروٹنی کے بعد جو بھی مستحق خواتین ہوں گی جو اپنا روزگار کمانا چاہتی ہیں، جو گھر بیٹھ کر سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی ہیں، ان کو یہ سلائی مشینیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ بیت المال کے پاس 50 سے زائد سلائی مشینیں مہیا کی جائیں گی۔ سہیرہ طارق آپ کا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔